नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की और देश प्रदेश के प्रमुख घटनाक्रम की अपडेट आपको ज़रूर बताएंगे। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की भी जानकारी देंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं बादरा आसपास खबरों सहित। तो आज की प्रमुख खबर यही रही कि भारतीय जनता पार्टी के आज एक बैठक हुई दोस्तों बीजेपी कार्यालय में, और कल बादरा में बहुत बड़ी एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और ये तिरंगा यात्रा कल बादरा में वीडीएस प्लेस से लेकर कस्बे के मुख्य बाज़ारों से निकलेगी। उसके बाद में परसों फिर बादरा के जो मंडल अध्यक्ष है आसपास के दोस्तों, बिरानी का, डुंगराना का और गोगामेडी का जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष है, उनकी तरफ से एक दिन बाद अर्थात 11 अगस्त को फिर से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो ये 2 दिवसीय तिरंगा यात्रा का बादरा में उत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दोस्तों ये जो तिरंगा यात्राएं देश भर में निकाली जा रही है। और दोस्तों, एक ऐसा वीडियोज़ भी हमने साफ संदेश भारत पर डाला है जिसमें दोस्तों जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी के एक स्कूल की बहुत शानदार तस्वीर दोस्तों, स्कूली बच्चे और भारत माँ के जयकारों के साथ तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे और भारत माता की जय के साथ शानदार देशभक्ति से ओत-प्रोत नारों के साथ ये तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही थी। तो दोस्तों, ऐसी सुखद तस्वीर भारत से आज आ रही है। ये एकता की एक जीती जागती मिसाल है। और दोस्तों, इसी से ओतप्रोत एक हमने संजीव बेनीवाल का भी वीडियो अलग से डाला हुआ है, जिसमें आज हमने संजीव बेनीवाल से बात भी की थी। और दोस्तों, ये जो बैठक हुई और उसके बाद में कल और परसों जो 2 दिवसीय तिरंगा यात्रा बादरा में होने जा रही है, उससे संबंधित सवाल जवाब थे। इसके अलावा दोस्तों, गोकसी का मामला जो है वो प्राय बादरा में एक बार चरम पर आकर, जो चिड़िया गांधी में गोकसी की घटना हुई थी, उसके बाद में दोनों गांवों में चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी में कर्फ्यू लगा दिया गया था। 8 दिन तक कर्फ्यू रहा था। उसके बाद में अब ज़रूर पुलिस फोर्स अभी भी बादरा क्षेत्र में डटी हुई है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय वारदात, कोई गलत घटना, कोई क्षेत्र में गलत पोस्ट या कोई गलत वीडियो आगे फॉरवर्ड करने की घटनाएं बिल्कुल नहीं हुई। तो शांति का माहौल है। और दोस्तों, होना चाहिए देश में शांति का माहौल, क्योंकि 15 अगस्त आ रही है। 15 अगस्त के दिन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है। और इस 75वीं वर्षगांठ को दोस्तों अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश भर में सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा मनाया जा रहा है। और तिरंगा यात्रा दोस्तों हर राज्य की, हर तहसील मुख्यालय, हर जिला मुख्यालय पर और गाँव की गलियों में, पंचायतों तक निकाली जा रही है। तो दोस्तों, ये बड़ी सुखद तस्वीर है। और 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा अभियान भी बादरा से प्रारंभ होगा। ऐसा संजीव बेनीवाल ने आज कहा था कि घर घर तिरंगा बांटने का कार्य होगा और 13 से 15 अगस्त तक हर घर के ऊपर तिरंगा लहराने का कार्य किया जाएगा। तो कितना सुखद और शानदार तस्वीर है आज़ाद भारत की। दोस्तों, आज़ादी मिले हमें 75 वर्ष होने को है, और इन 75 वर्षों में हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, इसकी पूरी की पूरी तस्वीर आप केंद्र सरकार के अनेकों कार्यक्रमों में भी देख सकते हैं। तो सरकारी जो कार्यक्रम होंगे उसमें इस प्रकार की तस्वीरें पेश की जाएगी। और दिल्ली के लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। और उसके बाद में दोस्तों जो परेड होती है, जो भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जिस प्रकार से हथियारों का निर्माण करता है और हमारी रक्षा तैयारियां कैसी है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए ये परेड होती है। और भारत की ताकत क्या है पूरी दुनिया जाने, हर हमारे पड़ोसी देश जाने जो हमसे अच्छे रिलेशन नहीं रख पा रहे हैं, चीन हो, पाकिस्तान हो दोस्तों, इसकी ओर हमारा इशारा है, क्योंकि इनके साथ हमारा सीमा विवाद वर्षों से जारी है। चीन के साथ डोकलाम पर अभी भी विवाद है। बेशक ये विवाद पिछले दिनों
थम गया था, लेकिन फिर से नया विवाद अब चीन द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। तो दोस्तों इन पड़ोसी कस्बों को भी एक इन ताकत की तस्वीरों से एक मैसेज, एक संदेश देने का प्रयास भारत का ज़रूर 15 अगस्त को होगा। तो दोस्तों ये रही 15 अगस्त से संबंधित तिरंगा यात्रा और घर घर तिरंगे की खबरें। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें लंपी स्किन डिजीज़ बीमारी का, जो कि पशुओं में खासकर गोवंश में महामारी का रूप लेता जा रहा है और राजस्थान और गुजरात इसकी सबसे ज़्यादा जद में है। अनेकों राज्य इसकी जद में आ चुके हैं, लेकिन राजस्थान बहुत तेज़ी के साथ राजस्थान में ये बीमारी फैल रही है। और वर्तमान में अगर बात करें तो दोस्तों 2,31,907 से अधिक गोवंश इसकी चपेट में आ चुका है, संक्रमित हो चुका है। दोस्तों ये एक अलग बात है कि 83,740 के करीब गोवंश को दवाइयाँ देकर, देसी इलाज करवाकर और सरकार द्वारा जो उपलब्ध दवाइयाँ हैं वो देकर बचा लिया गया, पूर्ण रूप से ठीक कर लिया गया। लेकिन दोस्तों अभी भी जो गोवंश है वो 10,882 के करीब दम तोड़ चुका है, इस बीमारी की चपेट में आ चुका है। तो 10,000 से कहीं अधिक गोवंश ने जान दे दी है दोस्तों इस बीमारी के चलते। तो गोभक्त जो है पूरे देश में सक्रिय है दोस्तों, विशेषकर राजस्थान में। और हमारे बांद्रा की बात करें तो दोस्तों आज अलग से एक वीडियोज़ हमने डाला है सभी गो प्रेमियों का और जो गोभक्त है दोस्तों उनका, क्योंकि सैनिटाइज कर रहे थे ये प्रत्येक गौशाला की गायों को और गोवंश को, और गलियों में घूम घूम कर दोस्तों सैनिटाइज कर रहे हैं ऐसी खुले में घूमने वाली गायों को। तो बहुत पुनीत काम कर रहे हैं दोस्तों। इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि जो गायें अभी संक्रमित नहीं हुई है उन गायों को सैनिटाइज करने का मतलब है इनके ऊपर, संक्रमित गायों के ऊपर बैठ कर आने वाली मक्खियाँ, मच्छर इत्यादि जो है वो नहीं बैठेंगे। और ये जब नहीं बैठेंगे तो संक्रमण जो है वो नहीं फैलेगा आगे। तो ये संक्रमण बीमारी है दोस्तों, एक से अधिक में बहुत तेज़ी के साथ फैलती है, लेकिन इसकी बार बार हमने इसके लक्षण भी बताए हैं और इसका इलाज भी बताया है। फिटकरी से 2-3 बार नहलाने से भी इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है और काफ़ी जगह गो भक्तों ने इसका दोस्तों अनुसरण भी किया है और इस प्रकार की तस्वीरें भी निकल कर आ रही है। और नीम की पत्तियों से को जलाकर जो धुआं किया जाता है उससे भी मच्छर, मक्खियाँ इत्यादि कीटाणु जो आसपास होते हैं गायों के वो मर जाते हैं। वातावरण जो है प्रदूषण रहित होता है, तो इससे भी कहीं ना कहीं गोवंश को फ़ायदा मिलता है दोस्तों। और कुल मिला के जो गोटपॉक्स वैक्सीन है दोस्तों, जो सबसे अधिक कारगर है इस संक्रमण के चलते गायों में, गोवंश में, उसकी करीब 20 लाख डोज राजस्थान केंद्र से खरीदने की मंशा बना रहा है और 5 लाख के करीब डोज तो इसी सप्ताह आ जाएगी। इसके बाद में आगामी खेप आएगी तो 20 लाख के करीब ये डोज खरीदने वाला है राजस्थान केंद्र से गोटपॉक्स वैक्सीन की। तो इससे हम निश्चित रूप से बहुत निजात मिलेगी पशुओं को भी। और बादरा की मैं बताऊं तो दोस्तों अभी स्थिति विकट नहीं है। बादरा में 10 से 20 के करीब ही इस वक्त गोवंश जो है वो इस बीमारी की, वायरस की चपेट में है और बहुत से गोवंश को ठीक करवा लिया गया, ठीक कर दिया गया उनकी केयर करते हुए, उनकी साफ़ सफाई करते हुए। गौशालाओं में भी ऐसी गायें अगर आती है तो दोस्तों उनको अलग से क्वारंटीन किया जाता है और अलग से उनकी साफ़ सफाई के साथ देख रेख की जाती है। और सभी गायों की इस वक्त साफ़ सफाई और देख रेख अच्छे से की जा रही है। और गो भक्त प्रत्येक संगठन, हिंदू चेतना मंच हो, विश्व हिंदू परिषद हो और राजेंद्र सोनी जो रिटायर्ड फौजी है दोस्तों, उनके जैसे जांबाज समाज सेवी हो, हर गो भक्त, गो प्रेमी लगा है इस वक्त गलियों में अपने सारे सुख चैन छोड़ते हुए गायों की सेवा करने को आतुर है। तो ये बहुत सुखद तस्वीर है दोस्तों। जल्दी गोवंश पर आया ये संकट भी टल जाएगा और इसके बाद में जो है वो सुखद तस्वीर होगी दोस्तों। अधिकतर मैंने पहले भी आपको बताया था कि देसी गायें और जो राठी गायें हैं, पारीकर गायें हैं और जो गुजरात की गायें हैं, जो खासकर ये जो नस्ल है देसी गायें ज़्यादातर है इसकी चपेट में आ रही है। अमेरिकन गायें इसकी चपेट में अभी तक नहीं आ रही है। तो ये भी एक इस बीमारी का
पहलू है दोस्तों। तो जल्द ही हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें निजात मिलेगी। अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों गोगा मेडी मेला प्रारंभ होने वाला है 11 अगस्त से। रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ ही गोगा मेडी का मेला प्रारंभ होगा और ददरेवा धाम में भी गोगा मेडी का मेला 11 अगस्त से प्रारंभ होने जा रहा है। आज भी गोगा मेडी धाम में भी बैठक हुई और दोस्तों ददरेवा धाम में भी आज बैठक हुई। उसमें सरपंच सहित कई अधिकारियों ने भाग लिया और मेले की व्यवस्थाओं के ऊपर विचार विमर्श किया गया। इसी के साथ दोस्तों गोगा मेडी में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है और 11 अगस्त से जो मेला प्रारंभ होगा उसको लेकर प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ कदम आगे बढ़ाने प्रारंभ कर दिया और रेलवे ने भी दोस्तों 16 अगस्त से स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए भी हामी भर दी है और लगभग 22 अगस्त तक ये ट्रेनें चलेगी और दर्जन भर के करीब ट्रेनें ये चलेगी दोस्तों। रेवाड़ी टू गोगामेडी भी ट्रेन चलेगी, गंगानगर टू गोगामेडी भी चलेगी और गोगामेडी टू गंगानगर के लिए भी चलेगी, सादुल शहर टू हनुमानगढ़ के लिए भी चलेगी और हनुमानगढ़ टू सादुल शहर के लिए भी सादुलपुर के लिए भी ट्रेनें जो है बहुत चलेगी। और इससे बड़ी संख्या में जो करीब 8-10 राज्यों से आने वाले श्रद्धालु है गोगा जी धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालु, उनको कहीं ना कहीं सुविधाएं उपलब्ध होगी दोस्तों। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो हनुमानगढ़ टू सादुल शहर जो रेलगाड़ी चलेगी वो 6 सितंबर से प्रारंभ होने वाली है। तो कुल मिला के दर्जन भर गाड़ियों की सौगात ये गोगा मेडी मेले को देखते हुए दी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों भादरा नगर पालिका क्षेत्र की 5 सड़कें स्वीकृत करवाई है विधायक बलवान पूनिया ने राज्य सरकार से। ये एक तो गुड़ मंडी से लेकर संजय चौक होते हुए रेलवे फाटक तक जाएगी, इसकी 50 लाख लागत बताई जा रही है। और महिपाल प्लाईवुड से लेकर जय हिंद स्कूल तक एक सड़क बनने जा रही है। कुछ गलियों की सड़कें भी इसमें शामिल है। 95 लाख रुपए की लागत इसकी भी बताई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों कुटिया रोड से गणेशपुरा बास तक गलियों में होते हुए ये रोडें भी बनेगी तो 75 लाख की लागत से ये रोडें बनने जा रही है। और श्याम मंदिर से राम रहीम कॉलोनी तक 195 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए। यहाँ गलियों में भी कुछ सड़कें बनने जा रही है। तो इसके अलावा क्लॉथ मार्केट वार्ड नंबर 3 में भी 33 लाख की सड़कें स्वीकृत हुई है। तो दोस्तों ये सौगात विधायक बलवान पूनिया की तरफ से दी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें स्थानीय श्री श्याम महिला कॉलेज का, तो श्री श्याम महिला कॉलेज का जो परीक्षा परिणाम आया है दोस्तों, बहुत शानदार परीक्षा परिणाम आया है। विज्ञान और वाणिज्य वर्ग का जो परीक्षा परिणाम आया वो श्रेष्ठतम परिणाम दोस्तों इन स्कूलों का है। विज्ञान वर्ग से अगर मैं आपको बताऊं तो संजू पुत्री छोटू राम ने 92.61% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा करीना पुत्री हवा सिंह ने 91% अंक प्राप्त करके दोस्तों दूसरा स्थान, और आरजू पुत्री जगदीश प्रसाद ने दोस्तों 89.94% अंक प्राप्त करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और बीकॉम तृतीय वर्ष की छात्रा किरण पुत्री मुरारी लाल ने 74.16% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान, और आस्था पुत्री ईश्वर ने 70% अंक प्राप्त करके दूसरा स्थान, और नेहा पुत्री मुकेश शर्मा ने दोस्तों 68.66% अंक प्राप्त करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इसी के साथ दोस्तों विज्ञान वर्ग के तृतीय वर्ष का अगर परिणाम बताऊं तो इसमें बड़ी संख्या में छात्राएं हैं दोस्तों जो शानदार प्रदर्शन करके जो विद्यालय श्याम शिक्षण संस्थान है उसका नाम रोशन किया है, बादरा का नाम रोशन किया है। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आरती पुत्री ईश्वर दत्त है जो कि 89.66% अंक प्राप्त किए है उसने। और इसके अलावा आरती सुभाष चंद्र है, आरती पुत्री सुभाष चंद्र जिन्होंने 89.94% अंक, और रमनदीप पुत्री मनोज कुमार है 88.83%, रेणु पुत्री छोटू राम है जो 88.71% अंक प्राप्त करती हुए, ऐसे अनेकों अन्य आधा दर्जन से अधिक और दोस्तों जो छात्राएं हैं जिन्होंने शानदार अंक अर्जित किए। इसके साथ दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। दोस्तों बड़ी खबरें देश की बताऊं तो मैं दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 का जो गेम्स हुआ उसमें भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं। पहली बार दोस्तों 2018 में भी 66 की संख्या में लगभग पदक जीते थे, और जो दिल्ली में ओलंपिक हुआ था उसमें भी करीब 100 के करीब पदक जीते थे। लेकिन किसी ना किसी
तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि इसमें निशानेबाजी आदि की प्रतियोगिताएं नहीं शामिल हुई, जिसमें 2018 में दोस्तों 16 से अधिक पदक आए थे। तो उस लिहाज से भी ये जो है इस बार की कॉमनवेल्थ की गेम्स की जो ओलंपिक हम कहें तो श्रेष्ठतम प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों का इस वर्ष रहा है। और अगर मैं टोटल किस किस क्षेत्र से मेडल आए हैं बताऊं तो रेसलिंग से 6 गोल्ड आए हैं, 1 सिल्वर 5 कांस्य आए हैं, टोटल 12 पदक रेसलिंग से आए हैं। टेबल टेनिस से 4 गोल्ड आए हैं, 1 सिल्वर और 2 कांस्य आए हैं, 7 पदक आए हैं दोस्तों। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग में भी 3 स्वर्ण और 3 सिल्वर के अलावा 4 कांस्य पदक आए हैं और 10 पदक टोटल आए हैं। और इसके अलावा बॉक्सिंग में भी 3 स्वर्ण पदक, 1 सिल्वर और 2 कांस्य पदक आए हैं, 6 पदक टोटल आए हैं। बॉक्सिंग से 7 पदक आए हैं। और बैडमिंटन से भी 3 स्वर्ण पदक आए हैं दोस्तों, 1 सिल्वर आया है, 2 कांस्य आए हैं, 6 पदक आए हैं। और एथलेटिक्स से 1 स्वर्ण 4 सिल्वर 3 कांस्य पदक आए हैं, कुल 8 पदक आए हैं। जबकि लॉन बॉल से दोस्तों 1 स्वर्ण और 1 सिल्वर मेडल आया है, कुल 2 आए हैं। और पैरा पावर लिफ्टिंग से 1 स्वर्ण आया है और जूडो से 1 सिल्वर और 2 कांस्य पदक भारत ने जीते हैं। जबकि हॉकी से 1 सिल्वर और 2 कांस्य पदक, 1 कांस्य पदक जीता है, 2 कुल पदक जीते हैं। इसके अलावा क्रिकेट से मात्र 1 सिल्वर पदक आया है और स्वचेस से दोस्तों मात्र 2 कांस्य पदक आए हैं। तो कुल मिला के पदकों की संख्या होती है 61, जिसमें से 22 जो है वो गोल्ड मेडल है और 16 सिल्वर है, 23 कांस्य पदक है। तो बहुत शानदार प्रदर्शन भारत ने इस बार किया है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा, 178 पदक लेके 67 गोल्ड जीते हैं। इंग्लैंड नंबर 2 पर रहा, 176 पदक लेके 57 गोल्ड जीते हैं। और इसके अलावा कनाडा 26 गोल्ड लेके 92 टोटल पदक लिए नंबर 3 पर है। भारत की पोजीशन नंबर 4 की है, 22 स्वर्ण लेकर 61 कुल पदक जीते हैं। और 5वां नंबर न्यूजीलैंड का था रहा, जो कि पहले 4 नंबर पर था, भारत से पहले था। 20 स्वर्ण पदक न्यूजीलैंड ने जीते हैं, कुल 49 पदक न्यूजीलैंड ने प्राप्त किए। इसके अलावा दोस्तों भारत की आज सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताऊं तो बिहार से है। बिहार में जो बीजेपी और नीतीश के बीच में गठबंधन था एनडीए का, वो टूट चुका है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है मुख्यमंत्री पद से। ये पिछले काफ़ी दिनों की अटकलें थी और आज एक बैठक होनी थी और उसके बाद में जैसे ही इस्तीफा आया है नीतीश कुमार का, भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नीतीश कुमार को जनता सबक सिखाएगी ऐसा कहा। और ये भी कहा कि हमारी सीटें ज़्यादा आई थी, 74 आई थी, नीतीश कुमार को मात्र 43 सीटें मिली थी। उसके बावजूद भी हमने जो है गठबंधन धर्म निभाया और मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया नीतीश कुमार को। और उसके बाद में दोस्तों ये पहली बार नहीं है, उससे पहले भी नीतीश कुमार कई बार इस प्रकार पलटी मार चुकी है। तो बहुत बड़े पलटू बनकर उभरे हैं नीतीश कुमार और इस बार जाकर मिले हैं तेजस्वी यादव से, लालू प्रसाद यादव के पुत्र से, क्योंकि उनकी पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है दोस्तों। उनके पास बिहार में 75 सीटें अकेली दोस्तों उनकी पार्टी ने जीती है। और इसके अलावा आरजेडी ने 75 सीटें जीती है। इसके अलावा कांग्रेस भी 19 सीटें जीतकर उस गठबंधन का हिस्सा है। और सीपीआई एमडब्ल्यूएल की 11 और सीपीआई और सीपीआईएम की 3 और 2 अर्थात 5 सीटें हैं। कुल मिलाकर 110 सीटें इनके गठबंधन की थी और 125 सीटें एनडीए गठबंधन की थी। लेकिन अब नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर उस गठबंधन में जाकर मिल गए हैं और बताया जा रहा है कि राज्यपाल के समक्ष प्रस्ताव भी पेश कर दिया है मुख्यमंत्री के दावे का और उसमें 160 विधायक होने का दावा भी पेश किया जा रहा है। तो दोस्तों जो भाजपा प्रदेशों में क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़कर अपनी सरकारें कायम करती है, आज उसी भाजपा को यहाँ कड़ी टक्कर दी है और कड़ी यहाँ करारी मात झेलनी पड़ रही है बिहार में। तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा बिहार से, और 2020 में चुनाव हुए थे, अब 2025 में चुनाव होंगे, उसके लिए अब बिहार में क्या रणनीतियाँ बनेगी, क्या भाजपा अब अकेली बिहार में चुनाव लड़ेगी। दोस्तों इसके ऊपर जो राजनीतिक विश्लेषण है वो अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं
अपना अपना नज़रिया है, भाजपा को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, नीतीश दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अभी नीतीश ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उस घटक दल का हिस्सा बनकर भी। तो दोस्तों ये कैसा खेल है और इसकी खेल के पीछे की रणनीतियाँ क्या है और क्या फार्मूला है सरकार बनाने का, क्योंकि संभवतः तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। तो इसके साथ ही दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। एक सबसे बड़ी खबर आज और आई है दोस्तों, वो है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार आज हुआ है और 9 मंत्री बने हैं शिंदे गुट के और 9 मंत्री बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कुल मिलाकर 18 मंत्री महाराष्ट्र से आज बनाए गए, उन्होंने शपथ ली। और इसके साथ ही दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज में जल्दी से आपको बता देता हूँ क्या है। आज 9 अगस्त को खास विशेष दिवस, इटली में पिसा की झुकी हुई मीनार का निर्माण दोस्तों आज ही के दिन 1173 में प्रारंभ हुआ था। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आज ही के दिन 2019 में एक दिन में 220 मिलियन पौधे लगाए गए थे और ये एक विश्व रिकॉर्ड बना था। और इसके अलावा 1945 में आज ही के दिन अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया था। उससे कुछ दिन पहले ही हिरोशिमा नगर पर भी अमेरिका द्वारा विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराया गया था। और इसके साथ ही अन्य खबरों की ओर रुक रहे तो जल्दी से आपको मौसम का मिजाज और मंडियों के भाव बता देते हैं। दोस्तों नौर से शुरुआत करते हैं। ग्वार के भाव आज 4550 रहे नौर मंडी में, जबकि चना 4700, मूंग के भाव 6200 रहे, अरंडी के भाव 7400 रुपये प्रति कुंटल रहे, सरसों के भाव 6400, गेहूं के भाव 2211, जबकि जौ बिका है 2550 रुपये प्रति कुंटल, बाजरी 2231 और तारामीरा के भाव रहे 5476 रुपये प्रति कुंटल। रावतसर मंडी में चना 4688, ग्वार बिका है 4570, तारामीरा बिका है 5069, जबकि तिल बिका है काला 10,700, सरसों बिकी है 6291 रुपये प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी में सरसों बिकी है 6314 रुपये प्रति कुंटल, ग्वार बिका है 4631, चना बिका है 4650। सिरसा मंडी में सरसों बिकी है 6422 रुपये, ग्वार बिका है 4451 रुपये, मूंग बिका है 6100 रुपये प्रति कुंटल और गेहूं बिका है 2180 रुपये प्रति कुंटल। एलनाबाद मंडी आज की अंतिम मंडी में सरसों बिकी है दोस्तों 6234 रुपये प्रति कुंटल, ग्वार बिका है 4301, चना बिका है 4200, गेहूँ बिकी है 2190 रुपये प्रति कुंटल, बाजरा बिका है 2131 रुपये, मूंग बिका है 6300 और अरंडी के भाव रहे हैं 6910 रुपये प्रति कुंटल। तो आज मौसम का मिजाज बताएं तो 35 से 36 टेम्परेचर लगभग आज रहा दोस्तों। भारी उमस, आज दिन भर रात तेज़ धूप भी आज निकली, 100% बादल जरूर छाए रहे, बूंदाबांदी भी भादरा कस्बे में हुई, लेकिन ज़्यादा बरसात की चेतावनी भी नहीं थी और ज़्यादा बरसात तो हुई भी नहीं। रात्रि को भी दोस्तों बूंदाबांदी हो सकती है, 33 से 34 डिग्री टेम्परेचर देर शाम तक रह सकता है। 100% बादल छाएंगे, 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और 10 अगस्त को कैसा रहने वाला है कल मौसम, 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर दिन में, जबकि 36 से 37 डिग्री कल दोपहर को मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा, 33 से 36 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहेगा दोस्तों। और बरसात मामूली 0.2 mm बरसात कल दिन में हो सकती है। रात्रि को बरसात की चेतावनी नहीं है, खाली बूंदाबांदी हो सकती है। तो रात्रि को भी दोस्तों लगभग 70 से 80% बादल छाए रहेंगे, 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी, लेकिन बरसात की संभावना अब बेहद कम है। बूंदाबांदी हल्की बरसात हो सकती है। दोस्तों ये रहे आज के मुख्य समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।